हेलो 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 यस। माइक भी चल रहा है, शक्ल भी चल रही है और हमारी स्क्रीन भी चल रही है। क्या बात है। टेक्नोलॉजी भी अब हम लोगों के साथ है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। रात के बज चुके हैं एक, और एक गुड इवनिंग नहीं कहेंगे, गुड नाइट आई थिंक सबसे सही वर्ड है। एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है कि जब भी हम लोग विश करते हैं, मैंने आज तक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उसके बाद कभी कुछ विश करा ही नहीं। गुड नाइट हो जाता है बट अगेन किसी से मिलते टाइम गुड नाइट थोड़ी ना विश करते हैं, जाते टाइम करते हैं। बट हम लोग हैं निशाचर। निशाचर मतलब रात को घूमने वाले, रात को पढ़ाने वाले। तो हम लोगों के लिए तो भाई रात ही सुबह है। और आप लोगों के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग पढ़ रहे हैं। एनीवेज, पिछली वीडियो थोड़ी बीच में एंड हो गई थी जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था एक्चुअली, क्योंकि टेक्नोलॉजी फेलियर थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एनीवेज, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चीज करी थी मैं आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करके एक चैप्टर है, हमने वो शुरू किया था। उससे जो पहले की वीडियोस है उसमें मैंने अभी तक आपको इंसॉल्वेंसी पूरा बता दिया था। इंसॉल्वेंसी का फ्रेमवर्क किस तरीके से है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर, कितने चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस हैं, और किसके अंदर कितने सेक्शंस है, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जब सीआईआरपी की बारी आई, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए सीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए। तो दैट वाज 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कंट्रोल में है क्या कि वो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है 1 लाख रुपए की लिमिट को 1 करोड़ की लिमिट तक। देन उसके बाद ये था कि कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एनसीआईटी को। क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड कोई भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स करनी हो तो उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है, एनसीआईटी होती है। अगर एनसीएलटी को एप्लीकेशन डालनी है तो 3 लोग डाल सकते हैं। पहला कौन होना चाहिए, पहला होना चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर। दूसरा कौन होना चाहिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और तीसरा बंदा कौन होना चाहिए, तीसरा बंदा कॉर्पोरेट डेटर खुद होगा। ठीक है ना। कॉर्पोरेट डेटर कहूं या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये 3 कैरेक्टर्स हम लोगों ने आपको बता दिया था। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा रोल एक्चुअली मैंने आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर के बीच में डिफरेंस बता दिए थे। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है जिसने बेसिकली एक तरीके से आपको पैसे उधार दिए हैं, पैसे उधार दिए हैं बदले में, इंटरेस्ट के बदले, या फिर कोई भी फेवर हो सकता है। अब वो उधार डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर की जो डेफिनेशन थी उसके लिए मैंने आपको पोस्टपोन कर दी थी कुछ चीजें। मैंने कहा था कि उसके लिए मैं 15-20 मिनट की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्जैक्टली होते क्या है। आपको जो एग्जाम्स के लिए पढ़ना है वो सिर्फ उसमें जितना मेंशन है आप उतना ही पढ़ लेंगे, बुक में काफी रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, ऑपरेशनल क्रेडिटर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन होते थे, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि अगर गवर्नमेंट के कोई ड्यूज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, अगर किसी कंपनी को, कॉर्पोरेट एंटिटी को किसी गवर्नमेंट के कोई ड्यूज देने हैं तो वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर का पार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जो कि जिन्हें कंपनी ऑपरेशनल डेप्ट ओ करती है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी फाइनेंशियल डेप्ट ओ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग ना क्या पढ़ेंगे, एक था सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था कि जो सेक्शन चल रहा है ना, हाँ ठीक है। सेक्शन जो आपका ये है 7 था, वो किससे रिलेटेड था, वो था एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन देगा सीआईआरपी के लिए। फिर उसके बाद 8 और 9 मिलाकर दोनों किसके थे कि एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। और लास्ट में सेक्शन 10 किसका था, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इटसेल्फ। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मैंने आपको बता दिया है। और आप समझ जाओ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का बेसिक मतलब है जो कंपनी जो इंसॉल्वेंट हुई है वो खुद। बट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एक वाइडर टर्म है, क्योंकि जो कंपनी खुद इंसॉल्वेंट हुई है उसको हम सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर कहेंगे। तो कॉर्पोरेट डेटर इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बट नॉट टुगेदर, कि लाइक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में और भी कुछ लोग आएंगे। वो कौन लोग होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अनॉय होता होगा कि सर ये चीज आप बोल रहे हो कि बाद में पढ़ेंगे। कुछ चीजें हैं कि जिसका मैं सिर्फ रेफरेंस देकर टालना जरूरी है, क्योंकि अगर हर चीज को, जो बाद में आने वाली हर चीज को मैं आज इंट्रोडक्शन स्टेज पे पूरा बता दूंगा ना, तो जो एक फ्लो होता है ना वो फ्लो टूट जाएगा। अभी हमारा मकसद क्या है, सीआईआरपी को पढ़ना। हम वो सीआईआरपी जो पढ़ रहे हैं उसकी जो कहानी है, उस कहानी को एक फ्लो में चलते रहने के लिए ना कुछ चीजों को टालना पड़ेगा। इवन जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी, कई वेब सीरीज देखी होंगी कि बीच में एक सीन चल रहा है एंड उस सीन के तुरंत बाद कोई दूसरा सीन दिखा दिया जाता है, उसके रेफरेंस से रिलेटेड मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं। ठीक है ना। एक टीचर अगर उसको पढ़ाने की स्किल्स अच्छी हैं, या
हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं बिलीव करता हूं स्टोरी टेलिंग में कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टोरी बना ले रहा हूं, इसका मतलब है कि एज अ टीचर आई एम डूइंग माई जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन। ओके, आइए उसके बाद अब जरा देखिए, यहां पे हमारा क्लिप चालू हो गया था, यानी कि पिछली वीडियो यहां पे एंड हुई थी कि हाउ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो कैसे एप्लीकेशन देंगे, किस चीज के लिए, सीआईआरपी के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी। आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले देखो इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, लॉ पढ़ना है हमें। फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर बाय इटसेल्फ, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो वो खुद और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, या फिर और भी कई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने कंपनी को उधार दिया होगा, उनके साथ मिलकर जॉइंटली, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। और अगर कोई दूसरा फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं मिल रहा पर उसके बिहाफ पे काम करने वाला कोई बंदा मिल रहा है, उसका एजेंट हो सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, तो उनके साथ जॉइंटली मिलके as may be notified by central government may file an application। अगेन कंपल्शन तो है नहीं, तो इनके पास ऑप्शन है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास कि दैट दे मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर। किसके बिहाफ पे, बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी व्हेन अ डिफॉल्ट हैज अकर्ड। और ये एप्लीकेशन किसको दोगे आप, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दोगे जिसका नाम क्या है, एनसीएलटी। क्या एप्लीकेशन आप कभी भी दे सकते हो, बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन सिर्फ तब देंगे जब डिफॉल्ट अकर करेगा। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, यहां पर डिफॉल्ट मींस मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख से नीचे का डिफॉल्ट है तो प्लीज इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप एनसीएलटी के पास मत जाइए। बट जैसे ही 1 लाख की थ्रेशोल्ड टच कर गई या क्रॉस कर गई, सीधे आपके पास ऑथराइजेशन है कि देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द एनसीएलटी और वहां पे जाके आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देन उसके बाद अब कुछ प्रोवाइजोज है। प्रोवाइजोज यानी कि कंडीशन दे रखी हैं कि इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे ना तभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हमारा फुलफिल होगा। आइए जरा देखते हैं पहला प्रोवाइजो क्या दे रखा है। प्रोवाइजो पहला, प्रोवाइडेड दैट। जो भी प्रोवाइजो होता है वो हमेशा प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अगर मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं, रेफर टू इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21, सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21, उसका भी क्लॉज ए और बी। सर ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं, आपने नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। बट हाँ यहां पे अगर इन्होंने रेफरेंस दिया था तो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर जगह निकाली, और वो जगह क्या है जरा देख लो। ये सबसेक्शन 6A है और सेक्शन 21 का है ये। तो देखो इसके अंदर जो क्लॉज ए और बी की बात की गई है वो कौन है। सबसे पहले क्लॉज ए के अंदर कौन है, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होती है, एक तरीके से सिक्योरिटीज होती है। तो डिबेंचर्स इशू करके भी आप क्या करते हो, उधार लेते हो, और आपने जो उधार लिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का फाइनेंशियल डेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इन टर्म्स ऑफ कैश आपने उधार लिया है। अब ये जो फाइनेंशियल डेप्ट है उनके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। और सिर्फ सिक्योरिटी होल्डर्स नहीं, इवन डिपॉजिट्स जिनके पास हैं, हमने जिनसे डिपॉजिट्स लिए हैं वो भी तो एक तरह का हमारे लिए उधार है भाई। हमने उन लोगों से फाइनेंशियल डेप्ट लिया है तो उनके ऊपर भी ये कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहां पर सिर्फ इन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की ना कुछ कैटेगरीज को स्पेसिफाई किया है कि ये जो पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, इनके साथ क्या रवैया होगा, ये किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकती हैं, यहां पे वो बातें लिखी है। और दूसरे के अंदर क्लॉज बी के अंदर कुछ नहीं है कि वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो एक्सीड करनी है कुछ सर्टेन नंबर एज में भी स्पेसिफाइड, एक सर्टेन नंबर को एक्सीड कर जाए जो भी स्पेसिफाइड होगा, यानी कि लॉ के अंदर अगर स्पेसिफाई हुआ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आपको सिर्फ रेफरेंस लिखना है, अदर देन क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर ए ऑफ सबसेक्शन 6A, यानी कि जो यहां पर जो कवर हो चुके हैं इनके अलावा अगर कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर है देन इन दैट केस उनके लिए अब क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी जरा देखना। An application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly, not less than 100 of such creditors in the same class, or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class, whichever is less। अब क्या मतलब है इस बात का, जरा मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको सबसे पहले जब सबसेक्शन 1 हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बोला कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, या तो वो अकेले भी कर सकता है जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स,
वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि भैया प्लीज आप ना इनिशिएट करवा दीजिए सीआईआरपी पे क्योंकि डिफॉल्ट हो गया है। बट फिर यहां पे कंडीशन आ गई, बट एक कंडीशन है क्या, कि देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, उसमें हमने दो प्रकार के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स निकाल लिए हैं मोटे मोटे। एक तो जो इन द फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं जैसे कि डिवेंचर्स, या फिर इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, और तीसरा क्या है कि अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड अदर देन डिपॉजिट एंड डिवेंचर्स। इन जो ये जो मैं अभी क्लास बता रहा हूं आपको, डिबेंचर, डिपॉजिट और अदर क्लास, इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा कि इनको जॉइंटली ही एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, यानी कि ये लोग इंडिविजुअली नहीं जा सकते। और जॉइंटली भी एक नंबर दे रखा है कि अगर जॉइंटली इतने लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना तभी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। और वो नंबर क्या है, देखो यहां पे वो नंबर दे रखा है, एक सेकंड ये रन, या तो 100, 100 और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर्स कौन से, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास। अगर डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं तो अगर डिबेंचर होल्डर्स जो है, तो अगर लेट सपोज डिबेंचर होल्डर कितने हैं, 1200 हैं टोटल, टोटल 1200 डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है ना। तो देखो या तो 100 या 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों में से जो भी लेस है, यानी कि 100 डिबेंचर होल्डर्स मिलकर जा सकते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सीआईआरपी के लिए। क्या आपको बात समझ आ गई है? प्लीज ये पॉइंट थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि एक अलग सा पॉइंट है, बच्चों को नहीं याद होता है, क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर भी ना ये चीजें इतनी इन डेप्थ में कवर नहीं हो पाएंगी। तो आपको ना पता होना जरूरी है। एग्जाम्स में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा अगर वो केस स्टडी फॉर्म में पूछना चाहेगा, ठीक है जी। देन उसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी, और वो अमेंडमेंट क्या है जरा देख लो, कहां है अमेंडमेंट, एक मिनट, ऊपर ही तो है। हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यानी कि अब एक और प्रोवाइजो दे दिया गया है। क्या है वो प्रोवाइजो, फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ओए होए होए, अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यानी कि एक अलग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स निकल के आए हैं। यानी कि आपको एक बात पता है, जो अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि लेट सपोज कहीं पे फ्लैट्स बन रहे हैं, एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लेते हैं 25 माले की एक बिल्डिंग है, एक 25 माले की बिल्डिंग है। तो आपको तो पता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता है कि इससे पहले की बिल्डिंग बने तो वो बिल्डिंग में जो फ्लैट्स होते हैं वो अलॉट कर दिए जाते हैं लोगों को। जैसे मैं लेट सपोज एक वन ऑफ द अलॉटी हूं, यानी कि उन्होंने मुझे फ्लैट अलॉट किया, और मान लेते हैं मुझसे 50% पेमेंट उन्होंने पहले ही ले ली, कि भाई मेरे से जो पैसे लेंगे, और मेरे जैसे कई सारे जो एक तरीके से अलॉटीज हैं उनसे जब वो पैसे लेंगे तभी तो उस बिल्डिंग को प्रिपेयर करेंगे हम लोगों के लिए। तो अगर मान लो इन लोगों ने मेरे से पैसे लिए, तो जब तक फ्लैट मुझको नहीं मिला तो मैंने एक तरीके से उन लोगों को उधार दे रखे है ना, जो रियल एस्टेट के जो डेवलपर है उनको मैंने क्या दे रखा है, उधार दे रखा है। तो जो उधार मैंने उन लोगों को दे रखा है, तो उनके लिए मैं कौन हूं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं। आई एम व्हाट, आई एम फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन के अंदर आ जाऊंगा। तो allotee under a real estate project, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under same real estate project, or not less than 10% of total number of such allottees under the same real estate project, whichever is less। यानी कि जो चीजें, जो कंडीशंस, जो 100 और 1/10 वाली जो एप्लीकेबल थी डिबेंचर और डिपॉजिट होल्डर्स पे और अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स पे, वही सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी अलॉटीज ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अलॉटीज ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर यार देखो इस चीज को मुझे समराइज करना हो तो मैं चाहता हूं एक बार इसको समराइज कर दूं। आइए जरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो, कोई डिबेंचर्स प्रोवाइजो, प्रोवाइजो वन, कोई डिबेंचर्स या फिर सिक्योर डिपॉजिट। देखो डिबेंचर मत लिखो यार, आप सिक्योरिटीज ही लिखो तो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सिक्योरिटीज एक वाइडर टर्म हो जाएगा जिसके अंदर डिबेंचर्स आएगा, या तो सिक्योरिटीज, सही है ना, बार बार देखना पड़ता है यार कि कहीं लैग ना कर जाए, सिक्योरिटीज या डिपॉजिट होल्डर, डिपॉजिट, एक ये प्रोवाइजो हो गया। और इसी में आप लगा लो अदर क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स। अब देखो ये जो इनके अंदर
इनके अंदर क्या एप्लीकेबल होगा कि देखो 100 ऑफ 100, रुको सॉरी, 100 और 1/10, 1/10 ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ सेम क्लास यानी कि जो उनकी पर्टिकुलर क्लास है। आप लोग क्लास तो जानते ही होंगे यार, चाहे शेयर होल्डर्स की क्लास हो चाहे क्रेडिटर्स की क्लास हो, एक सेपरेट क्लास होती है कि मतलब वो वहां पे पारी पशु अगर हूं तो उन सेम क्लास में इन दोनों में से जो भी लेस नंबर होगा वो जाके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सीआईआरपी के लिए। और जो प्रोवाइजर 2 है हमारा, जो फर्दर प्रोवाइडेड दैट, उसमें क्या कर दिया गया है, सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जो अलॉटीज हैं, जिनको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक तरीके से जो फ्लैट जिन लोगों को बेचेंगे, जो बायर्स हैं, दे आर नोन एज द अलॉटीज। तो उनके लिए क्या होगा, जैसे लेट सपोज एक कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी का नाम क्या है, बीपीटीपी या सुपरटेक है। सुपरटेक एक थोड़ा बड़ा नाम है। सुपरटेक कोई कंपनी है और सुपरटेक का एक साथ एक प्रोजेक्ट थोड़ी ना, मान लो हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वो अलग अलग 100 जो प्रोजेक्ट है ना उनको ओवरऑल नहीं लेंगे। जैसे लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है कि हाँ फरीदाबाद में कोई बिल्डिंग बन रही है पूरी की पूरी, तो वो सेम क्लास ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो वहां पे जितने लोग अलॉटीज है ना उनके लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, ये सेम टू सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, दैट्स इट। देन उसके बाद आइए दूसरा, सबसेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में क्या चीजें लिखी हैं कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। फॉर्म मैनर फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सबसेक्शन 2 में सिर्फ इतनी बात लिखी है, अवॉइड करो, इग्नोर मारो। ठीक है ना। आ जाओ सबसेक्शन 3 में, ये है इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन के साथ कुछ सबूत देने हैं, बताना है। भाई कोर्ट को कैसे भरोसा होगा, एनसीएलटी को भरोसा कैसे होगा कि वाकई में फाइनेंशियल क्रेडिटर एक तरीके से अमाउंट लेना है उसे किससे, कॉर्पोरेट डेटर से। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के साथ कुछ चीजें हैं जो फर्निश करनी पड़ेंगी। अब वो कौन सी चीजें हैं आइए देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक कैरेक्टर का नाम बताया था, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016 वाज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास हर कॉर्पोरेट डेटर के बारे में सब इंफॉर्मेशन होती है, उसने किससे कितना कब उधार लिया, हर वो चीज पता होती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास ये भी रिकॉर्ड होगा ना कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर से उसने कितने रुपए लिए हैं, कि कॉर्पोरेट डेटर ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर से जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है या जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल की है तो उनसे कितने रुपए लिए हुए हैं। तो आपको क्या देना है, एक रिकॉर्ड देना है कि डिफॉल्ट किया है कॉर्पोरेट डेटर ने, और वो डिफॉल्ट रिकॉर्ड होना चाहिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ। अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ रिकॉर्ड नहीं है देन हाउ यू कैन प्रूव दैट। और सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज मे बी स्पेसिफाइड। और अगर स्पेसिफाइड है इसके अलावा भी, यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास अलग अगर नहीं है बट इसके अलावा भी कोई और तरीके से आपके पास है सबूत देने का कि हाँ यार मैंने इस बंदे को उधार दिया है, तो आप वो भी पेश कर सकते हो, बट वो तरीका स्पेसिफाइड होना चाहिए अंडर द आईबीसी 2016। दूसरा दूसरा पॉइंट है, नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपको खुद को जो फाइनेंशियल क्रेडिटर या उनकी जो क्लास है जो एप्लीकेशन दे रही है सीआईआरपी के लोग, उनको साथ में एक बंदे का नाम बताना है कि सर ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है इसको हम चाहते हैं कि हम इसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दें। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, अगेन जो कंपनी कॉर्पोरेट डेटर है उसकी ये जो बुरे दिन चल रहे हैं इनको रिजॉल्व करना, एक तरीके से उसको रिवाइवल देने की कोशिश करने के लिए हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, ताकि ये बंदा बहुत काबिल है। ये बंदा, हम ये बात किससे कर रहे हैं, एनसीएलटी से बात कर रहे हैं कि ये जो बंदा है जिसका नाम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये बहुत काबिल बंदा है और ये क्या कर सकता है, ये जो सामने कॉर्पोरेट डेटर है जिसके बुरे दिन चालू हो गए हैं, जो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके रिवाइवल के लिए ये बंदा काम करेगा। और ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक शब्द होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। अभी देखो, आज जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे रहा है, किसी बंदे का नाम मान लेते हैं ये है मिस्टर विनय, इन मिस्टर विनय को एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं, तो अभी इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही बोलेंगे, इसे कहेंगे कि तू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है।
इंटरिम मतलब क्या होता है? बीच में, अभी के लिए तेरे को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहे हैं, यू आर नॉट द फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये देखो, ये जो सेम बंदा है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया जाएगा कब? जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इस बंदे को एक तरीके से अपॉइंट कर लेगी, हाँ भाई तू अब तक इंटरिम था बट अब तू क्या बन गया है? फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया है। क्या आपको बात समझ आ गई है? अगेन ये बात अगर आप अभी समझ आ गई, वेरी गुड। नहीं समझ आई, थोड़ा सा वेट करो, अगले चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं देखो क्या करूंगा ना, जब हमारे एक दो चैप्टर्स ऐसे पूरे खत्म हो जाएंगे ना, तो पूरी हम स्टोरी की तरह बैठ के तसल्ली से भाइयों की तरह बात करेंगे। स्टोरी स्टोरी फॉर्म में जब हम वो चीजें करेंगे ना, तो हमें पूरी एक चीज कैरेक्टर याद आएगा, हाँ यार ये बंदा इंटरिम पहले हुआ करता था और बाद में ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया। अच्छा, जब अगर वो रिवाइवल नहीं कर पाया, यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो गया, तो इसी बंदे को लिक्विडेटर भी बना देते हैं, अगर सब अलाउ करते हैं तो। एक ही बंदा, नाम बंदे का एक ही है, बट मतलब एक पर्टिकुलर बंदे को अलग अलग कैटेगरीज में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ही कुड बी अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ही कुड बी अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और ही कुड बी अ लिक्विडेटर एज वेल। और अदर इंफॉर्मेशन, इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आओ जी, फिर फोर्थ क्या है हमारा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? मतलब ओ जल्दी बताओ, एनसीआईटी। एनसीआईटी क्या करेगी? हमने एप्लीकेशन दी, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने क्या दी? एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन साथ में उसने क्या दिया? रिकॉर्ड दे दिया। किस चीज का? कि जो रिकॉर्ड ऑफ डेप्ट जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है। और दूसरी चीज क्या दी है? दूसरी चीज दी है इंटरिम प्रोफेशनल का नाम दे दिया है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे दिया है। और तीसरा, अब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन डिपॉजिट हो गई, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विद इन 14 डेज, जिस दिन उसको रिसिप्ट हुई है एप्लीकेशन, जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उसके 14 दिन के अंदर ascertain the existence of a default, ascertain the existence of a default from the records of information utility। यानी कि अब वो क्या करेंगे? चेक करेंगे कि सच में क्या, मतलब भाई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है उससे चेक करेंगे कि वाकई में इस तरह का कोई डिफॉल्ट है, या हम विले ही इस पे भरोसा करके उस बंदे की सीआईआरपी चालू कर देंगे। तो क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिफॉल्ट को चेक करेंगे फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। या अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाला एविडेंस दिया था तो वो चलेगा, अगर उसके अलावा कोई एविडेंस दिया था तो वो भी चल सकता है। देन फिफ्थ सबसेक्शन क्या है हमारा? अभी देखना, इस चीज को हम लोग फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे ना, आराम से हो जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट, अब जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपने मन की तसल्ली के लिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को पूछा कि भाई इसका डेप्थ है या नहीं है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने बोल दिया हाँ जी है। अब मन की तसल्ली करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा? क्या चीज सेटिस्फाई कर ली? कि एक डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि डिफॉल्ट अकर किया है, एंड द एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 2 में दी है वो कंप्लीट भी है। यानी कि सबसेक्शन 2 में जो एप्लीकेशन, बेसिकली जो एप्लीकेशन दी है वो कंप्लीट है, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और जो इन लोगों ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या उसको मैं बोलूं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट किया है, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। यानी कि वो आ रहा है बंदा एक तरीके से इनकी इंसॉल्वेंसी खत्म करने, और उसके खुद के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो वो बंदा भाई पवित्र नहीं है, वो बंदा प्रॉपर तरीके से आईआरपी नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो इट में बाय ऑर्डर एडमिट सच एप्लीकेशन। यानी कि एक थोड़ा सा ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर और क्रेडिटर्स एज द केस में भी हैं, वो लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे। किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और एप्लीकेशन के साथ में वो कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे। और इंफॉर्मेशन में क्या चीजें होंगी? सबसे पहली चीज होगी कि जो भी रिकॉर्ड है कि डिफॉल्ट हुआ है, और वो रिकॉर्ड कहां पे मिलेगा? या तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास मिलेगा, या फिर किसी अदर सोर्स से आप क्या करोगे? वो एविडेंस इकट्ठा करोगे। आपने क्या करा? वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया। दूसरी चीज जो आपको साथ में देनी है वो है एक बंदे का नाम, हु विल एक्ट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वी कैन से इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब क्या करा? उसके बाद इसने क्या कर दी? ये चीजें सबमिट करा दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, या मैं बार बार बोल रहा हूं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी समझ लो। जो एनसीएलटी है उसके पास 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर वो क्या करेगा?
एनसीएलटी 14 दिन के अंदर ये चेक करेगा कि जो डिफॉल्ट सबमिट करवाया गया है उसके पास, क्या वाकई में इस तरह का कोई डिफॉल्ट हुआ है। उसको क्रॉस चेक करेगा कहां से, या तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से अगर वहां से इंफॉर्मेशन आई थी, या फिर जो अदर सोर्स था उससे क्रॉस वेरीफाई करेगा। और अगर क्रॉस वेरीफाई करने के बाद उसको ये कंफर्म हो गया कि वाकई में कोई डिफॉल्ट हुआ था, वाकई में कोई डिफॉल्ट हुआ था, और दूसरा कि जो इन बंदों ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक तरीके से सजेस्ट किया था कि हम इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रखना चाहते हैं, वो बंदे के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकती है, एनसीएलटी एडमिट कर सकती है एप्लीकेशन को। और दूसरा क्या होगा कि अगर दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यानी कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एनसीएलटी को यह पता चलता है कि कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है झूठ बोल रहा है, या फिर दूसरा क्या है कि डिफॉल्ट तो हुआ है बट जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो बंदे के अगेंस्ट कोई ऑलरेडी डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, उस बंदे की एप्लीकेशन क्या कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? आई थिंक ये स्टोरी आप लोगों को समझ आई होगी। अब प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ऐसे नहीं है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मन किया कि नहीं यार मैं एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही हूं, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 5 उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, गिव अ नोटिस टू एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन हिज एप्लीकेशन। अगर उसकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है, कोई कंप्लीटनेस नहीं है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, तो उसको मौका दो कि तुम इस डिफेक्ट को खत्म करो। विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही उसको क्या करना पड़ेगा, वो रेक्टिफाई करके दोबारा सबमिट करो, तो भी तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ एडमिट कर ली जाएगी। The CIRP shall commence from the date of admission of the application under subsection 5। इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस दिन से सीआईआरपी स्टार्ट मानी जाएगी, जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वो एप्लीकेशन एडमिट कर ली कि हाँ भाई, हाँ भाई क्या चीज है कि एक तो डिफॉल्ट एक्चुअली हुआ है, जो एप्लीकेशन इन लोगों ने डिपॉजिट करी है वो कंप्लीट है, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, मुबारक हो, आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है एंड इस कंपनी की सीआईआरपी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जरा एक बार ये देख लो, फ्लो चार्ट देख लो क्या है। अरे अब तो समझ आ जाएगा। डिफॉल्ट हुआ है, हाँ जी हुआ है। एप्लीकेशन करो किसको, एनसीएलटी को। एप्लीकेशन करी किसको, एनसीएलटी को। और साथ में एप्लीकेशन का क्या देंगे, देखो अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, जो भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है या फिर कोई अदर सोर्स। दूसरी चीज नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको तुम चाहते हो कि इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम करें। और तीसरी क्या है, मिसलिनियस केसेस हैं कि इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन जो भी बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखी है। फिर क्या है, एप्लीकेशन आपने एनसीएलटी को करी, विद इन 14 दिन एनसीएलटी क्या करेगा, एनालाइज करेगा उस एप्लीकेशन को, एसरटेन करेगा कि कोई डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि कोई एक्चुअली एग्जिस्टेंस है डिफॉल्ट की। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई है कि डिफॉल्ट हुआ है, तो फिर वो क्या कर लेगी, एडमिट कर लेगी एप्लीकेशन को। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड नहीं है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगी, और इसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर। बात समझ आ गई है? आओ जी। ये रहा एज द केस। फिर आओ, एक मिनट टाइम देना बस। सही है, कुछ और है ही नहीं। ये चीजें आप लोगों को जो मैंने बातों बातों में बताई हैं वो सब आपको रीड करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्या चीज खत्म हो गई है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब बारी आती है किसकी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब मेरी बात सुनो, सेक्शन 7 वॉज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन 8 और 9 दोनों मिलकर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करते हैं, किस चीज बाय, बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। प्लीज ये सेक्शंस मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेक्शन याद करने इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लर्निंग सेक्शंस कि आपको सेक्शन सारे याद होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ते पढ़ते बार बार रिवाइज करते करते याद हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। अगेन
जो सेक्शंस याद करना होता है दैट इज आइसिंग ऑन द केक। बट अगेन अगर आपका केक ही बनने में बहुत दिक्कत हो रही है तो फिर आप ऊपर आइसिंग का करोगे क्या? आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना? पहले अपनी जो बेसिक तैयारी है उसको अच्छा करो। अगर वो अच्छी हो जाती है तो फिर उसके बाद अगर आप ऊपर से कोई चीजें करते हो तो वो एक तरीके से सप्लीमेंट करती हैं। आपकी जो दाल बनी है उसमें आप नमक डालना भूल गए हो, उबाल भी अच्छे से नहीं रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि छौंक लगा के मैं इसका स्वाद अच्छा कर दूंगा। ऐसा नहीं होता यार। सिमिलरली आपको अंदर के प्रोविजंस नहीं पता, बट हाँ आप लोगों ने कंठस्थ कर रखे हैं अपने सेक्शंस को। कुछ नहीं उखड़ने वाला, एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? अब आओ जरा, ये तो हो गई कुछ कड़वी बातें। अब कोशिश करते हैं आगे का पढ़ने का। यार मुझे ना बर्फ आ रही है, बर्फ यानी कि डकार अटकी हुई है, बिल्कुल यहां तक पहुंची हुई है। और मुझे वो इतना अनकंफर्टेबल कर रही है ना कि या तो आए या ना आए। ये जो बीच में अटका हुआ सौदा है ना, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट अगेन इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद अभी नींद आने लग जाएगी, तो मुझे सोना भी होगा और फिर वीडियो हमारी पेंडिंग रह जाएगी। सब सोचना पड़ता है। आप लोग बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये सब चीजें बराबर हो जाएंगी। आइए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, जरा देखिएगा क्या है ये। इधर देखो। ऐसा क्यों है सर कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसके लिए अलग सेक्शन है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, एंड इंसॉल्वेंसी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसके लिए अलग प्रोसीजर एप्लीकेबल है? तो देखिए इसके लिए एक लॉजिक दिया गया है कि द रेशनल रेशनल यानी कि एक तरीके से लॉजिक for a different procedure in case of operational creditor is based on the premise that ऑपरेशनल डेप्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया कि प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने उधार पर सामान खरीदा है, आपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आपको पैसे पे करने हैं, ट्रेड डेप्ट्स, सैलरी, वेज क्लेम्स, ये जो सारी चीजें हैं ये ऑपरेशनल डेप्ट होते हैं। जनरली टेंड टू बी स्मॉलर अमाउंट्स। ये जो इनका अमाउंट होता है ना, आपने किसी से सामान खरीदा होगा, कितने का खरीदा होगा भाई? छोटे मोटे अमाउंट का खरीदा होगा, 50-60 हजार रुपए का उधार पे, है ना? अब अगर ये छोटे छोटे अमाउंट के लिए और आर रेकरिंग इन नेचर, और ये जो उधार है ये चलता रहता है हर बिजनेस के कस्टम में, ये जो ट्रेड होता है ना ये चलता रहता है, उधार की लेनी देनी, सैलरी कभी 3 महीने की आपने रोक के रख ली, जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा फिर आपने कभी 3 महीने की एडवांस में दे दी, ये सब बिजनेस में चलता रहता है। The possibility of disputed debts in relation to operational creditors is also higher in comparison to financial creditor, such as bank and financial institution. पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूटेड डेट्स यानी कि वो डेट्स जिसमें डिस्प्यूट है, यानी कि देना है या नहीं देना है, इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा किसमें होती है? ऑपरेशनल डेप्ट में। फाइनेंशियल डेप्ट में इस चीज की पॉसिबिलिटी एक्चुअली थोड़ी कम होती है कि डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट मतलब होता है कि लेट सपोज केस जो है वो कोर्ट में दे रखा है, कोर्ट में दे रखा है और कोर्ट एनालाइज कर रहा है कि भाई किसके फेवर में डिसीजन लिया जाए, कि जो क्रेडिटर है उसके फेवर में या फिर डेटर के फेवर में। इस वजह से क्या किया गया है कि अमाउंट एक तो स्मॉल है, चुटपुट अमाउंट्स के लिए आप दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दें, वो उसमें कोई समझदारी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो बस इसी वजह से अब वही वाली बात है कि ना, जहां पे सुई काम कर सकती है वहां पे तलवार का कोई यूज नहीं है, या फिर जहां पे तलवार काम आएगी तो वहां सुई ले लेके मारोगे तो किसी कोई नहीं मरने वाला। वही चीज यहाँ पे, इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर का सेपरेट कर दिया गया है और फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी सेपरेट कर दिया गया है। हाँ, कितनी देर की होगी? आधे घंटे की हुई है वीडियो अभी, और हमने काफी कर लिया यार। एक बात बताऊं, थोड़ा सा हाँ मैं स्लो चल रहा हूं अनडाउटेडली, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि कहने के लिए थोड़ा सा रिवीजन से ज्यादा ही है, और भी इससे भी डिटेल में इसे पढ़ाया जा सकता है आराम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टोरीज होती हैं, माइंड मैपिंग, लाइक आपको अलग अलग तरीके से इन चीजों को याद किया जा सकता है। बट अगेन अभी जिस टाइम पे जिस पड़ाव पे हम लोग हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समय हमारे पास कम है, तो हमें हर चीज को दिमाग में रखते हुए ही सिलेबस को करना है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि सेक्शन 8 ऑफ द कोड क्या बोल रहा है। ध्यान से पढ़ना, बेयर लॉ। एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन द अकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट होता है किसके पार्ट पे? कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिफॉल्ट किया है, डिलीवर अ डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट। डिलीवर अ डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? इससे पहले कि आप एप्लीकेशन दो, किसको? एनसीएलटी को। एनसीएलटी बोलूं या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलूं, एक ही बात है, लिख लो कहीं कोने में, अगर तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ, अभी तक हो जाना चाहिए। यानी कि इससे पहले कि आप
एप्लीकेशन दो किसको, एनसीएलटी को। आपको उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए आप डे वन से एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। आपको पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसको करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू आर अलाउड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर द इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। अब फॉर्मेलिटीज क्या है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो क्या करेगा, एक डिमांड नोटिस भेजेगा। जैसे लेट सपोज इस बंदे से मैंने उधार पे सामान खरीदा था। आई एम द कॉर्पोरेट डेटर, ही इज द ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इस बंदे को पहले ये बंदा क्या करेगा, मुझको क्या भेजेगा, एक डिमांड नोटिस भेजेगा। या तो वो डिमांड नोटिस भेजेगा या उसी चीज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक इनवॉइस भेजेगा डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। या तो उसे डिमांड नोटिस बोलो या इनवॉइस बोलो, एक तरह से एक ही बात है। डिमांड नोटिस का मतलब क्या है कि भाई डिमांड कर रहा हूं, प्लीज मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस कर दे। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि मुझे मेरे बचे हुए पैसे वापस कर दे। डिमांड के लिए नोटिस, जैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है ना कि डिमांड वाला चेक होता है कि डिमांड कर रहे हो कि पैसे दो, वैसे डिमांड नोटिस क्या होता है कि मुझे मेरा उधार वापस करो। तो इधर डिमांड नोटिस या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस जिसमें आप डिमांड कर रहे हो पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिफॉल्ट टू द कॉर्पोरेट डेटर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आपने डिमांड नोटिस भेजा या कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजा, किसको, कॉर्पोरेट डेटर को, उस अमाउंट की जो डिफॉल्ट में है। ठीक है। देन अब दूसरे सबसेक्शन में क्या लिखी हुई है बात, ध्यान से देखिएगा। अब कॉर्पोरेट डेटर की क्या जिम्मेदारी है, इसने मेरे से मांगे पैसे कि भैया वो जरा पैसे दे दो, जो डिमांड नोटिस में मैंने जितना अमाउंट मेंशन किया है। मैंने कहा कि सुन, विद इन पीरियड ऑफ 10 days जो कॉर्पोरेट डेटर है ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, मुझे विद इन कितने दिनों में, 10 days के अंदर, विद इन 10 days, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days कुछ बताना पड़ेगा, किसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कि सुन भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट इफ एनी और रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसी ऑफ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। यानी कि सुनो, मैंने कहा कि जो तुझे मेरे को पैसे देने हैं ना, यानी कि मुझे जो पैसे तेरे को देने हैं जिसके लिए तू डिमांड कर रहा है, भाई ये केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है। तो शायद भूल गया ये वाली बात, ये केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है। कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके बाद ही मैं पैसे पे करूंगा। यानी कि देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी कि पेंडिंग है, अभी ऑलरेडी एक केस चल रहा है। और कोई चीज अगर डिस्प्यूट में है, डिस्प्यूटेड लैंड का मतलब क्या होता है कि उस पर मुकदमा चल रहा है, एक तरीके से कार्यवाही चल रही है। तो यहां पर वो जो डेप्ट है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर डिमांड कर रहा है फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, वो अभी डिस्प्यूट में है। यानी कि अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसका कोई हक नहीं बनता है। जिस दिन कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद उसका हक बनेगा, अभी नहीं वो मांग सकता। दूसरी चीज मैंने उसे क्या बोला, मैं कौन हूं, कॉर्पोरेट डेटर। मैंने कहा और सुन, दूसरी चीज, अगर दूसरे क्रेडिटर को मैं बोल रहा हूं कि तेरे को तो भाई, तेरा मेरा केस तो कोर्ट के अंदर भी नहीं है, तेरे को मैंने पेमेंट कर दी थी। यानी कि या तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ऑलरेडी ये केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, और दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि इस चीज की मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, अगर मैंने एक्चुअली की है पेमेंट। और मैं क्या करूंगा, साथ में उसको प्रूफ भी दूंगा कि ये देख, मेरे बैंक का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, या फिर मैं अपने बैंक की पासबुक की फोटो भेज दूंगा कि देखो यार, यहां पे मैंने तुम्हें पेमेंट करी थी, इस XYZ डेट पे पेमेंट करी थी, और जाके तुम भी अपनी जरा पासबुक में चेक कर लो, और तुम पकड़े जाओगे फिर। सबसे पहला क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, और दूसरा कि पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट। अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट मतलब जितने अमाउंट के लिए इस बंदे ने डिमांड नोटिस भेजा है कि इसको इतने रुपए मुझसे लेने हैं, वो हो जाएगा अनपेड। अनपेड जो मैंने पे नहीं किया, ऑपरेशनल डेप्ट है ना, उसका क्या करूंगा, मैंने पेमेंट कर दी है, मैं ये बता रहा हूं, by sending a attached copy of the record of electronic transfer of unpaid amount। attached copy यानी कि मैंने अटैच कर दी उस कॉपी को, सिग्नेचर वगैरह करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया है उस चीज के लिए कॉपी। और दूसरा, by sending an attached copy of record that the operational creditor has encased a check issued by the corporate debtor। दो चीजें हो सकती है कि अगर या तो मैंने आपको क्या कर दिया है, ई ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी वगैरह किसी भी वे में मैंने आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए, आजकल यूपीआई भी हो जाता है, या तो इस तरीके का प्रूफ आपने दे दिया है, अटैच कॉपी दे दी। या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि अगर आपने चेक दिया है, तो चेक की आप क्या करोगे, एक तरीके से कि भाई मैंने तेरे को चेक दिया है, और एक प्रूफ कि तूने इस चेक को एनकैश भी करवा दिया है, अपने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया है, उस चीज का भी प्रूफ मेरे को यहां पे देना पड़ेगा। बात समझ आ गई है।
सबसे पहले देखो, सेक्शन 8 सिर्फ इतना है, ये देखो पूरा सेक्शन 8 और 9 है ये, बट ये जो मैंने येलो के अंदर मार्क किया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये जो येलो का पोर्शन है, दिस इज सेक्शन 8। उसके बाद सेक्शन 9 यहां से चालू होगा। यानी कि अभी तक ऑपरेशनल क्रेडिटर को अलाउ ही नहीं किया गया है कि तू एप्लीकेशन कर, पहले ये चीजें फुलफिल कर, यानी जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी है वो फुलफिल होगी, उसके बाद तो एप्लीकेशन करने के लिए अलाउ किया जाएगा उसे। सबसे पहले कोई डिफॉल्ट हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर का कोई डिफॉल्ट हुआ, उसने डिमांड नोटिस भेजा, किसको? कॉर्पोरेट डेटर को। अब कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा? विद इन 10 डेज कॉर्पोरेट डेटर टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को बताएगा, कौन? कॉर्पोरेट डेटर, कि सुन भाई, जो हम तूने जितना अमाउंट मांगा है ना, उस पर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, केस वो कोर्ट के अंदर है, पेंडेंसी ऑफ सूट है। और दूसरा कि भाई मैं तेरे को इसकी पेमेंट कर चुका हूं। या तो ये होगा, और वर्ड आ रहा है इन दोनों के बीच में, और शब्द आ रहा है, यानी कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आई थिंक इतना लॉ तो पढ़ चुके हो, ये चीज तो दिमाग में घुस रही होगी अपने आप। और दूसरा क्या है कि अगर मैं विद इन 10 डेज, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, अगर 10 दिनों के अंदर वो ये चीजें नहीं कर पाता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं बता पाता या फिर प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं बता पाता, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा कि देखा, जो मैंने कहा था, एनसीएलटी, मैंने कहा था इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, अब मैं आपको क्या कर सकता हूं? एप्लीकेशन कर सकता हूं। अगर कॉर्पोरेट डेटर फेलियर शो कर देता है कि वो नहीं ये सब चीजें प्रूव कर पाया, तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा किसको? एनसीएलटी को, कि सर प्लीज जाओ इस कॉर्पोरेट डेटर की ना सीआईआरपी स्टार्ट करो, इस बंदे ने मुझको पैसे नहीं दिए हैं। अब देखो मैंने तो प्रूव भी कर दिया, आपने जो कंडीशंस रखी थी कि आपको डिमांड नोटिस भेजना है, कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजनी है, मैंने सब कर दी। अब तो मेरे को भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो और इसकी सीआईआरपी चालू करवा दो। अब सेक्शन 9 का रूल चालू हो जाएगा। तो आपने सेक्शन 8 समझ गए, सेक्शन 8 समझ गए, अब सेक्शन 9 चालू होगा। जरा देखिएगा आगे आगे, ये रहा, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। जरा देखिएगा, मिल रहा है ना? सबसे पहले आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 डेज, वो जो 10 दिन मिले थे किसको? कॉर्पोरेट डेटर को जवाब देने के लिए, कि या तो तू प्रूफ कर दे कॉर्पोरेट डेटर की एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट, पेंडेंसी ऑफ अ सूट, और दूसरा चीज क्या देना है कि तू प्रूफ कर दे कि तूने पेमेंट कर दी है अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट को, अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट को तूने पे कर दिया है, इस चीज का प्रूफ दे दे। अगर तू ये दो चीजें नहीं कर पाता, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस, नोटिस यानी कि डिमांड नोटिस या फिर इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट, इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने अभी भी उसको 10 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं करी और नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं दिया, कि भाई जो डिस्प्यूट हो रखा है उस चीज का भी नोटिस दे दिया, द ऑपरेशनल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या कर सकता है? सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर फॉर्मेलिटी वाला है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड वाला, कि फीस, फॉर्म, बैनर, वो चीजें बता रखी है। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, साथ में जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी साथ में कुछ चीजें क्या करनी पड़ी थी? अनेक्स करनी पड़ी थी, मतलब साथ में देनी पड़ी थी। सिमिलरली द ऑपरेशनल क्रेडिटर शेल अलोंग विद एप्लीकेशन, कुछ चीजें हैं जो फर्निश करनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर की उसकी चीज की कॉपी, जो उसने इनवॉइस भेजा था या डिमांड नोटिस भेजा था, जिसके लिए वो जो 10 दिन का टाइम दिया था ना, इनवॉइस और डिमांड नोटिस जो उसने भेजा था कॉर्पोरेट डेटर को, जिस चीज का जवाब नहीं मिला उसको, कहां से? कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से, उस पर्टिकुलर इनवॉइस या डिमांड नोटिस की कॉपी भेजेगा। दूसरा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है जिसको अभी तक पैसे नहीं मिले, तो भाई उसको सच में पैसे नहीं मिले, ये बात एनसीएलटी को कैसे कंफर्म होगा? कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसका जो बैंक अकाउंट है, मान लेते हैं उसका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है, तो एक्सिस बैंक में जो उसकी पासबुक है यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स है, तो एक तरीके से क्या है, एक सर्टिफिकेट ले लेगा वो, किससे? एक्सिस बैंक से। और एक्सिस बैंक अगर बोल देता है कि हाँ सर, इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर से अभी तक इसको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, तो फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात मानेगा कौन? एनसीएलटी। यानी कि दूसरी चीज क्या है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मेंटेन कर रही है क्या चीज? अकाउंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, कंफर्म क्या कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? कि कोई पेमेंट नहीं आई है अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट की,
बाय द ऑपरेशनल कॉर्पोरेट डेटर। फिर चौथी चीज क्या है हमारी? चौथी चीज है हमारी, अरे दूसरी चीज तो मैंने बताना भूल गया, एक एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय कॉर्पोरेट डेटर। और एक एफिडेविट देना बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट डेटर ने कोई और नोटिस नहीं दिया, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर बता नहीं पाया, डिस्प्यूट के बारे में कोई नोटिस नहीं दे पाया कि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इस चीज का उसने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, तो ये भी चीज उसने बता दी। क्योंकि दो चीजें थी ना हमारी, कि एक तो डिस्प्यूट चल रहा है और दूसरी चीज है कि पेमेंट कर दी गई है। तो पेमेंट कर दी गई है वो यहां के लिए आ जाए, सॉरी यहां के लिए आ जाएगा, और नोटिस डिस्प्यूट वाली चीज यहां पे आ जाएगी। देन डी पॉइंट आ जाएगा, कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का तो मेंशन जरूर आएगा। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी कौन सा वाला रिकॉर्ड? कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन अनडेप्ट अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट बाय कॉर्पोरेट डेटर। यानी कि दो लोगों की कंफर्मेशन चाहिए कि अभी तक पेमेंट नहीं आई है। एक तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंफर्मेशन और उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसके अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट है, और दूसरा चाहिए हमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कंफर्मेशन कि हाँ सच में इसका जो अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट है उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। देन लास्ट क्या है? एनी अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट, यानी कि इसके अलावा कोई एनी अदर प्रूफ, यानी कि मिसलिनियस चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रूफ है, फोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी चीजें हैं जिससे भी आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। यानी कि जितने भी बचे हुए केसेस हैं वो आपके ई पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी under this section may propose a resolution professional to act as interim resolution professional। सिमिलर पॉइंट जो फाइनेंशियल क्रेडिटर में पढ़ा था, कि अगेन इतना सब कुछ कर रहे हो तो सर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी सजेस्ट कर दो जिसको आप चाहते हो कि आप एज अ वो एक्ट करे एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है जी, ये भी कर दिया उसने। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, यानी कि हमारा प्यारा एनसीएलटी, शैल विद इन 14 डेज, विद इन 14 दिन क्या करेगा? ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, यानी कि जो एप्लीकेशन रिसीव होगी उसे सबसेक्शन 2 के अंदर, तो वो ऑर्डर कर सकता है बाय एन ऑर्डर, या तो एडमिट कर लेगा, या तो एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। यानी कि वो एडमिट कर लेगा क्या चीज? एप्लीकेशन को, और इसको कम्युनिकेट भी कर लेगा किसको? एक तो जिस ऑपरेशनल क्रेडिटर की गुजारिश थी, और दूसरा जिसके अगेंस्ट गुजारिश थी, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर, उन दोनों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर तेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, अब मुबारक हो, और कॉर्पोरेट डेटर तूने पैसे नहीं दिए, तेरी एप्लीकेशन हो चुकी है, अब तेरी सीआईआरपी चालू होगी। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बात कर रही है। पर ऐसा कब होगा? यानी कि कुछ कंडीशंस हैं, तभी एप्लीकेशन क्या करी जाएगी? एडमिट करी जाएगी। और ये काफी हद तक फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले पॉइंट से मिलता है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है? कंप्लीट है, और कोई पेमेंट नहीं है किसकी? अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट की। तीसरी चीज है कि जो इनवॉइस या नोटिस है, नोटिस यानी कि डिमांड नोटिस है, फॉर पेमेंट टू द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एक्चुअली इनवॉइस या डिमांड नोटिस भेजा था किसको? कॉर्पोरेट डेटर को। फिर नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। और लास्ट, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम जो फाइनेंशियल क्रेडिटर में था। अब आपको एक याद करने का तरीका बताता हूं। अगर आपको ये याद है तो आपको ये तो याद हो ही जाएगा। कैसे? जरा देखो, ये देखो, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये इसके सी पॉइंट से रिलेट हो जाएगा। देन डिस्प्यूट, कहां गया यार? हाँ, जो बी पॉइंट है वो देखो, अरे 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 अरे, कहां गया कहां गया कहां गया? डिस्प्यूट वाला पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाला ये रहा ना। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं यार? ये रहा, हाँ, इससे। और ये वाला जो पॉइंट है इन और डिस्प्यूट वाला जो है, ये जो बी पॉइंट है वो
इससे आ जाएगा। सॉरी थोड़ा गंदा हो गया है, प्लीज आप इसको रिलेट कर लेना। यानी कि जो जो चीजें हमने उससे मांगी थी कंफर्मेशन, यानी कि अपनी एप्लीकेशन के साथ जो जो चीजें उसको प्रूफ करनी थी, वो जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे, उन्हीं 5 पॉइंट्स को अगर उसने भली भांति पूरा कर दिया है, यानी कि उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, ऑपरेशन उसने एक्चुअली डिमांड नोटिस भेजा था या इनवॉइस भेजा था, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी ये वाली चीज है कि हाँ भाई इस बंदे की पेमेंट नहीं हुई है, और भी दो कंडीशंस हैं, वो अगर पूरी हो जाती हैं तो एनसीएलटी एप्लीकेशन को एडमिट कर देगा। यहां पर ये बात है। और रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन अगर वही इसमें से ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कंप्लीट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। पेमेंट नहीं हुई थी, पेमेंट हो गई, अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट की। क्रेडिटर हैज नॉट डिलीवर्ड, उसमें डिलीवर कर दिया था डिमांड नोटिस या फिर इनवॉइस, यहां पर हैज नॉट डिलीवर्ड डिमांड इनवॉइस या नोटिस। फिर उसके बाद नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर और देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट इन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। यानी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास अगर डिस्प्यूट का रिकॉर्ड है कि डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट अगर है तो उसकी तो पेमेंट आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। और लास्ट, कोई अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है किसके अगेंस्ट, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपने सेलेक्ट किया है, तो बाबू फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, अलग से दूसरा बंदा एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चुनना पड़ेगा who has no record of disciplinary proceeding against him। फिर आगे भाई 7 दिन के मौके वाली बात आ गई। प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन, आप क्या करोगे, नोटिस दोगे एप्लीकेंट को कि तुम रेक्टिफाई कर लो अपने डिफेक्ट को 7 दिनों के अंदर, जिस दिन आपको ये रिसिप्ट होगा नोटिस का बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और सीआईआरपी यहां भी कब चालू हो जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ दिस सेक्शन। वीडियो हो गई है काफी ज्यादा लंबी। अब इसके बाद हमारा सिर्फ बचेगा कॉर्पोरेट एप्लीकेंट वाला पॉइंट बचेगा। ये कितना है कितना है कितना है थोड़ा बहुत है। चलिए भाई, हाँ तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने क्या चीजें कर ली हैं, अब तक हम लोगों ने कर लिया है कि कैसे एप्लीकेशन, क्या प्रोसीजर है, अगर एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा एनसीएलटी को, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब जो लास्ट बचा है हमारे पास वो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, उस चीज का प्रोसीजर क्या है, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि अभी जो ये चीजें हमने करी हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट वाला हम करेंगे, मैं इसकी एक समरी वीडियो बनाऊंगा, समरी वीडियो जिसके अंदर मैं एक तरीके से समराइज करके इन चीजों को जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है कि लाइक एग्जाम से पहले आप सिर्फ वो समरी वीडियो अगर देख लेंगे ना, तो बिलीव मी जितनी जल्दी आप ओवरऑल एज अ चैप्टर इसको खत्म करोगे, आप उतनी देर में उस समरी को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं कि इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हिमसेल्फ। जरा देखिएगा, सबसे पहले सेक्शन 10 इसके लिए एप्लीकेबल कौन सा है, सेक्शन 10 है, आप जानते हैं। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 8 एंड 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेक्शन 10 कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर, जहां पर कोई कॉर्पोरेट डेटर है, अगर अगर उससे डिफॉल्ट हुआ है, उसने कोई डिफॉल्ट किया है, खुद उसे पता है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब या तो कंपनी या फिर एलएलपी, उससे कोई डिफॉल्ट हुआ है तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है और मेरी बात को समझा है तो एक बार जरा ध्यान से देखना, लिखा है कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल एन एप्लीकेशन। यहां पे कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जरा ध्यान से समझना। कॉर्पोरेट डेटर कौन है, जो एंटिटी है जो इंसॉल्वेंट हुई है, जिसकी इंसॉल्वेंसी होने के, जिसने डिफॉल्ट किया है बेसिकली, उस एंटिटी के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस एंटिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। तो जो बंदा एप्लीकेशन फाइल करेगा सीआईआरपी के लिए कॉर्पोरेट डेटर की, उसे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहेंगे। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर इज वन ऑफ द पार्ट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है, आइए जरा मैं एक बार आपको वो राज खोल दूं। ये देखिए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, पहली बात ये है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखिएगा। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मींस कॉर्पोरेट डेटर जो जिसकी सीआईआरपी होनी है वो खुद,
और दूसरा मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर who is authorized to make an application for the corporate insolvency resolution process। यानी कि मेंबर पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मेंबर कहने का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट डेटर इज अ कंपनी तो उसका मेंबर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर कॉर्पोरेट डेटर एक एलएलपी होगा, क्योंकि एलएलपी इज इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉर्पोरेट, तो उस केस में एलएलपी का क्या होगा, पार्टनर होगा। तो वो क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर इट सीआईआरपी। तीसरा, इंडिविजुअल जो क्या है, इंचार्ज है मैनेज करने का ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। और चौथा कौन है, पर्सन हु हैज कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि चार तरह के लोग हो गए हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर। सबसे पहला है कॉर्पोरेट डेटर खुद, दूसरा कौन है, मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी, जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। फिर तीसरा हमारा कौन हो गया है, वो इंडिविजुअल जो है इंचार्ज किस चीज का, मैनेज करने के लिए ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। और जो लास्ट है, चौथा बंदा है, वो बंदा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो बंदा भी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दैट इज व्हाई ही इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। आइए जरा देखें, एप्लीकेशन अंडर ये सेक्शन 2 एकदम फालतू है, वो जो प्रोसीजर फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड वाला पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट नहीं एक्चुअली, तीसरा सब सेक्शन है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, आपने चाहे 7 पढ़ा था चाहे आपने 9 पढ़ा था, उसमें जो सबसेक्शन 3 है ना, जो थर्ड पॉइंट है, आप देखेंगे सब में हर वो चीज मेंशन है। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, एज में भी प्रेस्क्राइब वाली चीजें, जो बेकार का पॉइंट है। सबसेक्शन 3 के अंदर जो एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीजें फर्निश करनी है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो देखिएगा, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या फाइल करेगा एप्लीकेशन के साथ, फर्निश, जरा देखिएगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी बुक्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वो फाइल करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि प्रपोज हो रहा है टू अपॉइंट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सेम टू सेम पॉइंट, कि भाई जिस बंदे को आप एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हो, फिलहाल के लिए ही विल बी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूव नहीं कर देती है। तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप एक कंपनी हैं, आप एक कंपनी हैं, क्योंकि यूर अ कॉर्पोरेट डेटर, आप एक कंपनी हैं, तो आपके मेंबर्स अलाउ करेंगे तभी तो आप सीआईआरपी करवा पाएंगे। और मेंबर जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन लेते हैं। और रेजोल्यूशन भी कौन सा चाहिए, यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। यानी कि सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की परमिशन लेने के लिए क्या करना है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट परमिशन लेगा किससे, मेंबर से, किसमें, जनरल मीटिंग के अंदर। और कौन से परमिशन कैसे लेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के फॉर्म में, कि क्या मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूं सीआईआरपी के लिए। तो देखिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मेरी आप बात समझो, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डेटर दो तरह के होते हैं भाई। एक आपका क्या हो जाएगा, कंपनी होती है, एक आपकी क्या होती है, एलएलपी। मुझे एक सिंपल सी बात होता है, कंपनी अगर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन का ही मतलब क्या होता है, 3/4 मेंबर्स, 75% बोलूं या 3/4 बोलूं, भाई एक ही बात होती है। और एलएलपी, एलएलपी में आपको क्या करना है, 3/4 मेंबर की जगह क्या कर दो, पार्टनर, क्योंकि वहां पे मेंबर नहीं होते, वहां पार्टनर्स होते हैं। ठीक है जी, ये चीज हम समझ गए हैं। तो तीन चीजें आपको चाहिए यहां पर, तीन चीजें आपको साथ में फर्निश करनी पड़ेगी। क्या चीजें, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया है, दूसरी चीज आपने जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया है उसका नाम, और तीसरी चीज जो आप करेंगे वो यहां पर ये हो जाएगी कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन। आइए, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब क्या कर सकता है, 14 दिन के अंदर, और ये जो 14 दिन का पीरियड है ये भी तीनों के अंदर, तीनों प्रोसीजर में कॉमन है, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, या फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हिमसेल्फ हो। तो देखिए, 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है एप्लीकेशन। और कब एडमिट करेगी, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो बंदा, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए।
प्लीज इसको रट लो कि एप्लीकेशन ये तो फुल होनी चाहिए, दूसरा जो इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो एडमिशन एप्लीकेशन को क्या कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा। बट अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट अगेन आप क्या कर सकते हो, अब यार ये बच्चों वाली बात है, 14 दिन का पीरियड यहां पे हो गया, अच्छा इधर देखो, और इधर ये 7 दिन वाला पीरियड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या है 7 दिनों का पीरियड कि जो एप्लीकेशन में अगर कोई इनकम्प्लीटनेस है तो आप क्या करेंगे, आपको 7 दिन का मौका दिया जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन का मौका देगी टू द एप्लीकेंट कि प्लीज ये जो गलतियां हुई हैं आपसे, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, आप इन गलतियों को सुधारो, 7 दिनों के अंदर दोबारा लाइए और हम फिर आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लेंगे। बात समझ आ गई है, आ जानी चाहिए। और जिस दिन सीआईआरपी एप्लीकेशन सीआईआरपी किस दिन कमेंस हो जाएगी, जिस दिन एडमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन का अंडर सबसेक्शन 4, यानी कि जिस दिन एडमिट कर लेगी हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसको हम प्यार से एनसीएलटी बोल सकते हैं, जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी सीआईआरपी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मैंने बता दिया है, बता दिया है। आइए ये चीजें अगेन इसको एक्सप्लेन करी गई है और कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम पॉइंट्स रिपीटेड है, आप जरा ध्यान से पढ़ लेना। जितना मैंने हाईलाइट किया है ओनली एग्जाम के लिए उतना याद करना है और उससे ज्यादा मत करना, उससे ज्यादा होगा भी नहीं और उससे ज्यादा करना भी नहीं है। आप पूरे मार्क्स की तैयारी करके जाएंगे, जितना मैंने मेंशन करा है अगर इतना कर लेंगे तो ठीक है। सेक्शन 11 हमने कौन कौन से करे, हमने 7 8 9 10 11, 11वें सेक्शन पे है। कौन लोग हैं पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, वो कौन लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, बट स्टिल वो एप्लीकेशन करने के लिए अलाउ नहीं है। कौन होंगे वो लोग जरा देखिएगा। अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी अंडरगोइंग है सीआईआरपी में, तो सीआईआरपी में ऑलरेडी चल रहा है भाई, सीआईआरपी से तो गुजर रहा है इस टाइम पे और तू सीआईआरपी के लिए दोबारा एप्लीकेशन डाल रहा है, कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। भाई मेरी बात को ध्यान से समझो कि अगर लेट सपोज यार इसके लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि ऑलरेडी आप सीआईआरपी प्रोसेस में चल रहे हो और आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन दे रहे हो, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। पहले पिछली वाली की तो कंप्लीट होने दे, एक पीरियड ऑफ टाइम तो निकलने दे, उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन देना ना। फिर दूसरा, एक कॉर्पोरेट डेटर जिसकी सीआईआरपी कंप्लीट हुई है पिछले 12 महीने के अंदर, यानी कि आपकी अभी लेट सपोज इस बार सीआईआरपी आपकी पूरी हो गई और अभी 12 महीने भी नहीं बीते और आप दोबारा एक और एप्लीकेशन डाल रहे हो सीआईआरपी की, तो आपकी वो एप्लीकेशन मान्य नहीं रखी जाएगी, यानी कि आप ऑथराइज नहीं हो उस एप्लीकेशन को करने के लिए। तो अगर एक तो ऑलरेडी सीआईआरपी चल रही है या फिर सीआईआरपी पिछले 12 महीने के अंदर अगर हुई है तो आप अलाउड नहीं हो एप्लीकेशन करने के लिए। तीसरा, कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने भी वायलेट कर दी, वायलेट मतलब एक तरीके से अपमान करना, खंडन करना, किस चीज का, किसी भी टर्म का ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसके लिए पहले एक प्लान बनाया जाता है जिस प्लान के तहत नेगोशिएशंस किए जाते हैं, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस चेक की जाती है। क्या होता है रेजोल्यूशन प्लान, अभी मैं आपको आगे अगले के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि रेजोल्यूशन प्लान को अगर किसी ने फॉलो नहीं किया, उसका अपमान किया, तो फिर क्या हो सकता है, वो पर्टिकुलर बंदा जो क्रेडिटर है या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद है, उस बंदे को अलाउ नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन करने के लिए। देन फिर उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड। और बाबू आपके अगेंस्ट, आप कॉर्पोरेट डेटर है, आपके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ही ऑर्डर आ गया, आपको बंद करने की बात कर दी गई है। अब आप सीआईआरपी करके क्या करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, आपके अगेंस्ट कोई चीज के लिए बंद करने के लिए ऑर्डर कर दिया। सीआईआरपी का मतलब क्या था, रिवाइवल करना। रिवाइवल तो तब होगा ना जब आप बचोगे, आपके लिए तो ऑर्डर पास कर दिया, मृत्यु घोषित कर दी, बात समझो, मृत्यु घोषित कर दी और उसके बाद जिंदा होने की मांग कर रहे हो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। यहां पे 4% आ गए हैं। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सबसे पहले वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट अभी सीआईआरपी ऑलरेडी चल रही है, और दूसरा
वो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी सीआईआरपी जस्ट 12 महीने के अंदर ही हुई है, पिछले 12 महीने के अंदर हुई है। तीसरा कौन हो जाएगा? अब कॉर्पोरेट डेटर की बात है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर जिसने कोई भी रेजोल्यूशन प्लान की किसी टर्म एंड कंडीशन को वायलेट करा है ना, वायलेट अगर किया है देन उस बंदे को भी क्या किया जाएगा? मना कर दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। और चौथा बंदा कौन होगा? जो कॉर्पोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया गया है, वो भी एप्लीकेंट नहीं हो सकता वैलिड। बात समझ आ गई है? प्लीज ये 4 पॉइंट्स अभी के अभी याद कर लो प्लीज। क्या क्या कहते हैं एक बार दोबारा दोबारा। सबसे पहले वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी सीआईआरपी चल रही है, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट सीआईआरपी का ऑर्डर मतलब सीआईआरपी चालू हुई थी पिछले 12 महीने के अंदर। तीसरा बंदा कौन होगा? कॉर्पोरेट डेटर या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिस बंदे ने वायलेट करी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, किस चीज की? रेजोल्यूशन प्लान की, जो पिछले 12 महीने के अंदर पास हुआ है, वो बंदा भी नहीं कर सकता। और चौथा वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एक लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया गया है। सारे पॉइंट्स लॉजिकल हैं, कुछ भी रटने जैसी चीज नहीं है, आपको आ जानी चाहिए, अब तक तो याद हो गई होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, a corporate debtor which is undergoing a CIRP or has completed CIRP in the preceding 12 months is not entitled to file an application for initiative। अरे क्या बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट की मार्क कर रखा है, सॉरी यार, माफ करना, गलती हो गई, शायद बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन करने के लिए ये 2 पॉइंट्स को कम्युलेट करके यहां पे पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। फिर अब टाइम लिमिट क्या है सीआईआरपी को खत्म करने के लिए? कि जैसे सरकारी काम होते हैं वैसे सीआईआरपी एक बार चालू हो गई तो क्या आजीवन चलती रहेगी? ऐसा नहीं है, इसके लिए एक टाइम लिमिट है, इसके लिए एक टाइम लिमिट है जो कि है 180 दिनों की। इसके लिए मैंने खुद नोट्स बनाने की थोड़ी कोशिश करी थी, देखो जरा। सेक्शन 12 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी। सबसे पहला 12(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है? सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि सीआईआरपी शैल बी कंप्लीटेड कितने दिनों में? 180 दिनों में। 180 दिन यानी कि 6 महीनों में, 6 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। किस दिन से 6 महीने? जिस दिन आपकी एडमिशन हुई है एप्लीकेशन की। एक बात बताओ, जो आपकी एप्लीकेशन जिस दिन एडमिट कर लेती है एनसीएलटी, हमने पढ़ा हुआ है ना तीनों बार कि उस टाइम पे सीआईआरपी स्टार्ट होती है। और अगर उस टाइम स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने के 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंदर वो सीआईआरपी पूरी हो जानी चाहिए किसी भी कीमत पे। बट अगेन, अच्छा 12(2) रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। अब क्या हुआ? जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो सीआईआरपी कर रहा था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि ही इज नॉट द फाइनल मैन। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, जो सीआईआरपी कर रहा था, अब वो चाहता है कि यार 180 दिन में ये काम हो नहीं पाएगा, पूरी इंसॉल्वेंसी हो नहीं सकती, रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, तो वो उस टाइम लिमिट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता है 180 दिन से ज्यादा। तो वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा किसको? एनसीएलटी से। एनसीएलटी से परमिशन लेनी होगी। एनसीएलटी से परमिशन लेने से पहले उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से, सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि अगेन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टीज है भाई, जो क्रेडिटर्स हैं वही तो इसके रेजोल्यूशन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे, ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अगर 66% की मेजोरिटी की वोटिंग के साथ अगर अलाउ कर दिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि हाँ भाई जाकर तू क्या कर ले, एनसीएलटी को एप्लीकेशन भेज दे कि दोबारा एक्सटेंड कर दो आप पीरियड, किसने से? 90 दिनों से। यानी कि आपको 180 दिन तो ऑलरेडी आईबीसी के अंदर नेचुरली आपको मिले थे, बट उतने पीरियड में अगर नहीं हो पाता है तो आप 90 दिन के लिए और एक्सटेंशन मांग सकते हो एनसीएलटी से। पर वो एक्सटेंशन आप एनसीएलटी से तब मानोगे पर जब आपको पहले आपने सीओसी से परमिशन ले रखी हो 60%, 66% मेजॉरिटी वोट्स के साथ। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनसीएलटी, अब एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी ऐसे नहीं, अगर एनसीएलटी को तुरंत ही मान जाना था कि अरे 180 दिन है और 90 दिन और देना है, तो 270 दिन लिख दिए होते ना भाई, 180 और 90 270 हो जाते हैं, तो 270 नेचुरली लॉ में लिख देना चाहिए था। ये 90 दिन का एक्सटेंशन एनसीएलटी के पास डिस्क्रिशन है कि वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती। अगर एनसीएलटी को लगता है कि हाँ यार जो केस है, जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो कंपनी है, इसका सच में सीआईआरपी करना 180 दिनों के अंदर पॉसिबल नहीं था, इन दैट केस ओनली एनसीएलटी क्या करेगा? वो एक्सटेंशन अलाउ करेगा टू दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल।
और हाँ, ये जो एक्सटेंशन है 90 दिनों की, ये सिर्फ एक बार है, ये नहीं कि फिर 90 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो आपने कहा सर एक बार और प्लीज 90 दिन के लिए दे दो। साफ मना कर दिया गया है। यानी कि मैक्सिमम टाइम में जो सीआईआरपी पूरी हो जानी चाहिए इन एवरी सिनेरियो इज अ पीरियड ऑफ 270 डेज। 180 डेज तो आपको लॉ में हक से मिले हुए हैं, 790 डेज का डिस्क्रिशन मिल गया है एनसीएलटी को कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। फिर उसके बाद हाँ, एक 12A है सेक्शन वॉज एडेड, आपका अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो आईबीसी का अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, उस एक्ट में ये प्रोविजन आया था। क्या है जरा देखना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो अलाउ कर सकती है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जो 7, 9 और 10, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एज वेल एज जो तीसरा कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, इनसे जो एप्लीकेशन आई है उसका विड्रॉल किया जा सकता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। यानी कि अगर आपने लेट सपोज एप्लीकेशन कर दी थी किसको, एनसीएलटी को, सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए, बट अब आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशन आप विड्रॉ करना चाहते हो कि नहीं सर हम सीआईआरपी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, तो इसके लिए एनसीएलटी तभी अलाउ करेगा जब जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी थी एनसीएलटी को वो बंदा परमिशन लेगा किससे, क्रेडिटर्स से। कैसे, कितनी परसेंट, 90% वोटिंग शेयर किसकी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। अब एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है ना, आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें जब समझाऊंगा आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको समझ के। अभी आप सिर्फ ये रेफरेंस समझ लो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी मतलब एक गुट, किनका, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर है, इन्हीं की वजह से तो भाई सीआईआरपी हो रही है हमारी। तो अब वो कौन होते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्या होती है, रेजोल्यूशन प्लान क्या होते हैं। अगेन अब आगे वाले जो चैप्टर्स है उसके अंदर अगले 1 से 2 चैप्टर का वेट आपको करना है। मैं कह रहा हूं पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएगी। मैं आपको बेसिक रेफरेंस पहले ही दे देता हूं, बट वो बेसिक रेफरेंस अगेन एनफ नहीं होता है। इसके ऊपर भी एक दुनिया है जो हमें देखना बहुत जरूरी है, जिसके बाद ओवरऑल आईबीसी को एज अ स्टोरी जब हम देखेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा। किसी भी कहानी को आप देखते हो तो स्टार्टिंग में आपको जैसे 15-20 मिनट की आपने पहले मूवी देख ली तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ कैरेक्टर्स कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि यार ये कैरेक्टर में क्या रोल था, बट जैसे ही आगे की 15 मिनट और देखते हैं हम उसके बाद पुराने जो हमसे गलतियां हुई थी, जो हम कैरेक्टर को समझने में मिस्टेक कर रहे थे या अधूरापन लग रहा था, वो सारी चीजें हम क्या करने लग जाते हैं, कम्युलेट करने लग जाते हैं। और अगेन अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, पूरी स्टोरी को बांध के चल पाएगा। वैसे अगर एक टीचर अच्छा होगा तो अगेन मैं बार बार आपको पुरानी चीजों से रिलेट करवाता रहूंगा कि याद है ना आपने वहां पे पढ़ा था, याद है ना मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। और अगर आप रिलेट करना सीख गए देन ब्रदर बिलीव मी, आपका फिर कोई सानी है नहीं, आपको लॉ मजेदार तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कुछ है ही नहीं। आप लोग जरूर ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस जो है इनको एक बार जरूर से करना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। ऑल्दो जितना मैंने पीछे आपको चैप्टर में बताया सब कुछ आना चाहिए, बट ये क्वेश्चंस ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है सीएस इंस्टीट्यूट का कि अगेन इसका कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस मैनुअल तो है नहीं हमारे पास। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के नाम पे क्या चीजें हैं आपके पास, सिंपली मॉक टेस्ट, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, और दूसरा जो एक अवेलेबल क्वेश्चंस मटेरियल के अंदर है वो आपको यहां पे दे रखे हैं कि इंस्टीट्यूट आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो प्लीज इनको अवॉइड मत करना, जरूर जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ना सब कुछ है, पहली प्रायोरिटी इनको दे दो, दूसरी प्रायोरिटी जो चीजें मैंने मेंशन करी है कि इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीजें जो रेजिड्यूरी केसेस है वो सिर्फ आप कर लेंगे। आज के लिए इस क्लास के लिए इतना ही, हमारा सीआईआरपी ओवर होता है। अगली क्लास में जो बेटा हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है, रोल फंक्शन, रोल फंक्शंस ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। और चैनल को खुद सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर दोस्तों से प्यार है, चाहते हो उनका भला हो जाए, आपके साथ वो सीएस की ट्रेनिंग करें, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर करो यार। अगेन मुझको भी इससे फायदा होगा एंड मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत करके काम करने की। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।